नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजेंगे आज। और अयोध्या एक बार आप लोग देखना चाहें तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या देखने को मिलती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब थोड़ा आप देखते हैं कि राम के बारे में जान लेते हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद रहा है उस पर एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। बाकी ये आर्टिकल आपको पढ़ना है तो ये न्यूज़पेपर आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आप देखिए, एक बात है 1528 की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ था विवाद। तो किस्सा है 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा। और ये वो दौर था जब मुगल शासन शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। फिर आप देखिए 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों की शासन कमजोर पड़ने लगे। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। और इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया, कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। 1858 में बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई पहली FIR। मीर बाकी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई। और जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने की प्रमाण है। इसके बाद आप देखिए, तारों की एक बड़ी बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक को बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। फिर 1885 का समय आता है। 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व से को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बड़े अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा या अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर आप देखिए 1949 का समय आता है। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुम्बद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन मूर्तियों को रख दिया गया था वह। फिर 1950 का समय आता है। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। और विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना की मांग की। और करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। फिर आप देखिए 1959 का समय आता है। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका और साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रिय दत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है।
और मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज हुआ। ये मुकदमा आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था और कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें तो उसके पहले राम राज के लिए कुछ और आंदोलन की तरफ चलते हैं। 1882 में आप देखिए की बात है, ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण की को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। फिर 1886 का समय आता है, मुकदमों की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं। बात फैसलों की करते हैं तो एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। फिर 1989 का समय आता है। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी और बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। फिर 1900 आप देखते हैं 90 का दशक आता है। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो गया। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले और इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दी और देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए। एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आई और इन सब के बीच आई तो वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। 1992 का आता है समय। विवादित ढांचा गिरा, कल्याण सरकार बर्खास्त हुई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य सरकार कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या और इजाफा हुआ। 1993 का समय आता है। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तेलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी और 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। फिर 2002 का समय आता है। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की और उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल की पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी और इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात भी कही थी। बहुत सारे लोग नकारते रहते हैं इसे। 2010 आता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों के बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष राजी हो तो वहां वह भी इसके लिए तैयार है। 2017 में अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च लड़ाई तक पहुंच चुकी थी और 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हैं तो वो भी इसके लिए तैयार है। फिर 2019 का फैसला आता है। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर सन 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई अब वक्त था अंतिम फैसले का।
9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित स्थल को राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। फिर आप देखते हैं 2020 आता है। इसी के साथ दशकों चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त होती है और अब बारी थी निर्माण की। तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की और ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे। और 22 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक तारीख है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कल से आप देखते हैं सभी के लिए खुल जाएंगे दरवाजे भी। तो यही कहानी है, पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका। ये आप देख लीजिए, ये श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर स्थापत कला का अकल्पित उदाहरण है। मंदिर का निर्माण 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। 400 गुने 300 वर्ग फीट के विशाल परिक्षेत्र में मंदिर की नींव 45 से 50 फीट तक मोटी कृत्रिम चट्टान के रूप में डाली गई है और यह सब होने में 1 साल लग गया। इसके बाद नींव पर 21 फीट ऊंची आधार भूमि निर्मित की गई है और वर्ष 2022 के मध्य से इसी सतह पर पहले से ही ढालकर रखी गई शिलाओं का मंदिर के रूप में नियोजन शुरू हुआ। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार दिसंबर 2023 तक न केवल मंदिर का भूतल बल्कि वह गर्भगृह भी निर्मित हो गया, जिसमें सोमवार को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वर्ष 2024 के अंत तक 3 तल के मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और मंदिर की संरचना और कार्य योजना को इस आंकड़े से समझा सकता है। और आप देखिए विकसित होगी सांस्कृतिक उपनगरी और ये आप देखिए श्री राम जन्म भूमि परिसर के 71 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में श्री राम के विरासत है और अनुरूप सांस्कृतिक उपनगरी विकसित की जाएगी। उपनगरी यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, संग्रहालय, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, वैदिक अध्ययन अनुसंधान के ध्यान कुंज, मुक्ताकाशीय रंगमंच, बहुआयामी चलचित्रशाला, भोजनालय आदि प्रस्तावित है। चलिए ये आप देखिए अशोक वाटिका आपको देखने को मिलेगी। 32 श्रेणियां चढ़कर उस सतह पर पहुंचा जा सकेगा जिस पर भव्य मंदिर स्थापित है। 1.2 लाख वर्ग फीट यानी 400 गुने 300 वर्ग फीट क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए नींव डाली गई। 45 से 50 फीट तक गहरी है राम मंदिर की नींव। 360 फीट लंबा मुख्य मंदिर 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। 12 प्रवेश द्वार भव्यता बढ़ाएंगे। इनमें एक मुख और 11 उप द्वार हैं। 5 फीट मोटी एक गौर परत से संरक्षित है मंदिर की नींव। 21 फीट ऊंचे आधारभूत पर हुआ है मंदिर का निर्माण। 3 तल के मंदिर का 2024 के अंत तक निर्माण होगा। ये अशोक वाटिका है, देखिए स्टाफ पार्किंग है, भोजनशाला यहाँ देखने को मिलेगा, सीता रसोई प्रशासन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। राम मंदिर यहाँ देखिए, गौशाला है, सीता को कल्याण मंडप, यज्ञ मंडप, पुष्प वाटिका, स्टाफ हाउसिंग, राम कुंड, ये देखिए ये अनुष्ठान मंडप, ये आप देखिए सुरक्षा और आईटी स्टाफ, यहाँ आप देखिए केंद्रीय आगमन, यहाँ आप देखते हैं नक्षत्र वाटिका, ये आगमन चौक, ये आप देखिए कुबेर टीला, कुंड और मंडप, धर्मशाला, लक्ष्मण वाटिका, लवकुश कुंज, दीप स्तंभ, रामकथा सरोवर, ये आप देखिए रंगशाला, हनुमानगढ़ी, यहाँ देखिए रामलीला मैदान, ये आप देखिए दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग, ये संग्रहालय यहाँ आप देखेंगे को मिलेगी, दुर्वा वाटिका, आगमन मार्ग, ये आप देखिए अंगद टीला, कुंड और मंडप, ये आप देखते हैं कि मुख्य सुरक्षा और सामान गृह परिसर का मुख्य प्रवेश ही आप लोगों को, दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग, नलजी का टीला, कुंड और मंडप, ये अतिथि पार्किंग, ये सब आप देखेंगे। ये आप देखिए मर्यादा अखाड़ा, अतिथि काटेज, चलिए इस तरह से आप देखेंगे। मंदिर की लंबाई 360 फीट है। मंदिर में प्रयुक्त कुल स्तंभों की संख्या 392 है। कुल तलों की संख्या 3 है। मंदिर के दूसरे तले में स्तंभों की संख्या 82 है। मंदिर की चौड़ाई आप देखेंगे 250 फीट। मंदिर के भूतल के स्तंभों की संख्या 166।
प्रस्तावित मंदिर में मंदिरों का प्रावधान 6, मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, मंदिर के प्रथम तल के स्तंभों की संख्या 144, मंदिर के द्वारों की संख्या 12 बताई जा रही। ये आप देखिए लोहे रहित नवनिर्मित मंदिर है। इन विशेषताओं से युक्त होगा नव्य भव्य और दिव्य मंदिर। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अपशिष्ट पदार्थ का समुचित प्रबंधन, हाईटेक विकास व्यवस्था, भूमिगत जल प्रबंधन, त्रिस्तरीय पौधारोपण, पुष्प वाटिका और नक्षत्र वाटिका, रुख सुरक्षा प्रबंधन संकुल, बहुतलीय पार्किंग सुविधा, सुरक्षित अमानती घर, सौर ऊर्जा पटल, ऊर्जा उत्पादन केंद्र, स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट, आपातकालीन चिकित्सा सहायता केंद्र, बैंक, एटीएम, आवश्यकता अनुसार जन सुविधाएं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी बातें ध्यान में रख के बनाई गई हैं। राम राम की बात हो रही है हर जगह। उत्तर दक्षिण भारत की एकात्म का प्रतीक है रामलला की विग्रह, और अरुण योगीराज की मूर्ति का चुनाव हुआ है ना इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। सॉफ्ट कूटनीति का हिस्सा भी होगा अयोध्या राम मंदिर। विदेश में मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्सुकता पर है विदेश मंत्रालय की नजर। अयोध्या को धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मंदिर करेंगे भारतीय मिशन व दूतावास। अभी तो अब देखिए राम राम को सीखा करिएगा राम से, समझ रहे हो, उनके संघर्ष से सीखिए। और हम लोग तो आम लोग हैं, आप देखिए जब भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ा तो आप छोटी सी हार में आप लोग डरने लगते हैं कि होगा या नहीं होगा। इसरो ने जारी किया अयोध्या राम मंदिर की उपग्रह तस्वीर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में कार रैली निकाली, टेस्ला लाइट शो ने मुहा मन। ये आप देखिए संकल्प से सिद्धि। आज अयोध्या ही नहीं पूरे देश राममय दिख रहा है। ये दिन 500 वर्ष की जहोजहद के बाद आया है। महान विभूतियों ने अपना जीवन खपाकर संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग प्रशस्त किया। उमेश चंद पांडे फैजाबाद से वकील थे और पत्रकारिता भी करते थे। एक खबर के लिए रिसर्च करते हुए राम जन्मभूमि मामले में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और जनवरी 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए जिला अदालत गए। 1 फरवरी को जिला जज ने ताला खोलने का आदेश दिया। इससे मंदिर आंदोलन फिर से चर्चा में आ गया था। गुरुदत्त सिंह यादी की गुरुदत्त का राम मंदिर अभियान में गहरा विश्वास था। 1949 में फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह ने मस्जिद के अंदर श्री राम की मूर्ति प्रकट होने के बाद सुबह पूजा की थी और बाद में वे जनसंघ में शामिल हुए और उनका पहला कारसेवक कहा जाता है। रघुवर दास निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास बाबरी मस्जिद के सामने चबूतर पर राम की पूजा करने के लिए मंडप के निर्माण की अनुमति की मांग को लेकर 1985 में स्थानीय अदालत गए थे। दलील खारिज होने के बाद वे फैजाबाद कोर्ट गए, लेकिन जज ने कहा कि सदियों पहले हुई गलती को सुधारने के लिए बहुत देर हो गई है। अभिराम दास, बिहार के महंत अभिराम दास 20वीं सदी के तीसरे दशक में अयोध्या आए थे। उनका लक्ष्य राम को जन्मभूमि फिर से स्थापित करना था। वे अयोध्या में उद्धारक बाबा के नाम से जाने जाते हैं। 1949 में जब रामलला प्रकट हुए उस घटना में उनकी मुख्य भूमिका थी। गोपाल सिंह विशारद, एक वकील और हिंदू महासभा में के अयोध्या सचिव गोपाल सिंह विशारद को दिसंबर 1949 में रामलला के प्रकट होने के बाद बाबरी मस्जिद से वापस लौटा दिया गया था। वे इस मामले को अदालत में ले गए और उनकी याचिका से ही राम जन्मभूमि स्वामित्व मुकदमा शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को इस स्थान पर पूजा का अधिकार हो। भास्कर दास, ये निर्मोही अखाड़े के प्रमुख भास्कर दास द्वारा राम जन्मभूमि मामले में मुख्य और सबसे पुराने पक्षकार थे। 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 1949 में राम के जन्म स्थान के संरक्षण के तौर पर फैजाबाद में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था बाबरी मस्जिद मंदिर के स्थान पर है। के नायर 1949 में फैजाबाद के डीएम थे। रामलला की मूर्तियां प्रकट होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सांप्रदायिक तनाव की चेतना दी थी।
लेकिन के नायर ने यह कहकर मूर्तियों हटवाने से इनकार कर दिया था कि यह खतरनाक हो सकता है। बाद में 1967 में बहराइच से सांसद भी बने थे। या आप देखिए, श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परिस्थिति कितनी भी विषम हो, धैर्य, साहस और उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राम ने भी वन में रहते हुए बानरों और रीछ की सेना बनाई और रावण का अंत करके धर्म को स्थापित किया है। राम राज्य, न्याय, सदाचार, सुनहरा भविष्य की बात होती है। राम राज्य की कथा शासन में विनम्रता, सहानुभूति के महत्व को रेखांकित करती है। श्री राम एक अद्वितीय शासक होते हुए अपनी प्रजा से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ रहे। आज भी शासकों के लिए इसका अनुकरण मददगार साबित होगा। नियमित नियम आधारित व्यवस्था का साकार है रूप है रामराज्य। रामराज्य के सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए प्रासंगिक है। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है। नियम आधारित व्यवस्था से ही विश्व में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जा सकता है। देख लीजिए, राम से इस संपादकीय पाठ आपका है। राम से जुड़े सनातन वैदिक सभ्यता की प्राण प्रतिष्ठा, राम से जुड़े मूल्य ही भारतीय सभ्यता के मरम भूत मूल्य हैं। वह एक ऐसे अवतारी पुरुष हैं जिनमें सर्वोच्च देवी शक्ति अभिव्यक्त हुई है। पूरा इतिहास हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप लोग भी ये अर्थतंत्र को भी बल देते हैं। मंदिर निर्माण सांस्कृतिक पुनरुत्थान व आर्थिक समृद्धि का अवसर भी बनने जा रहे हैं। सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिलचस्पी है आपकी पढ़ने में। तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण केवल राम काज नहीं है, यह राष्ट्र काज भी माना जा रहा है। ये राम भाव की अनुभूति आज आप देखिए, कुछ समय तक तो पूरा न्यूज़पेपर ही राममय रहेगा। राममय होना आसान है, राम होना कठिन है। आज स्वार्थ और दिखावे की दुनिया में राममय होना आसान हो गया है, परंतु राम बनकर दुर्गम रास्ता चुनना दुरह हो गया है। ये तो बिल्कुल बात है। आज आप देखिए कितना दिखावा होगा, लेकिन राम को मानेगा कौन? ये भी देखने वाली बातें होंगी। सांस्कृतिक एकता का सार्थक प्रयास। आज अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन है। लगभग 5 सदियों की प्रतीक्षा के पश्चात आज पावन दिवस और विश्व भर के सनातनियों के लिए प्रसन्नता का एक नया अवसर लेकर आया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 दिवसीय अनुष्ठान में जुटे रहे, जिस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भी अनुष्ठान किया है, जिसे देश की सांस्कृतिक एकता के रूप में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। चलिए, अच्छी बातें हैं। राममय माहौल में चुनावी रथ पर भाजपा। अब देखिए, फायदा तो लेगी ही, उसमें कौन सी दो राय है। मानवता के उच्चतम आदर्श श्री राम नाम की तरह ही अयोध्या में बना यह भव्य श्री राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होता है। यह श्री राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। रामराज से पेड़ा लेकर दिल्ली में चला रहे हैं सरकार। देख लीजिए अरविंद केजरीवाल। आज तो आप देखिए पूरी दुनिया राममय बनी हुई है। समझ रहे हैं आप लोग? पर्यटन क्षेत्र को एक बड़ा योगदान रहेगा। आप देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे। 4000 और स्कूलों को पीएम ने श्री स्कूल बदलने को मंजूरी दी है। पीएम श्री में इसके लिए सरकारी स्कूल के चयन का काम हो चुका पूरा। जनवरी के अंत तक हो सकती है घोषणा। 2660 को मिल चुकी है मंजूरी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहा है ना ये, पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग स्कूल स्कीम के तहत। भारत सरकार की मदद के लिए धन्यवाद देने आएंगे बांग्लादेश के विदेश मंत्री। ये आप देखिए, बांग्लादेश ये देखने को मिलता है ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की कितना 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी जारी हुई। एडवाइजरी में उपयोगकर्ताओं को अपने व्हाट्सएप खाते पर 2 फैक्टर प्रमाणीकरण और 2FA
FA सक्रिय करने के लिए कहा गया है। संदिग्ध या अज्ञात व्हाट्सएप कॉल का उत्तर न देने और ऐसे नंबरों को ब्लॉक करने का सुझाव दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप से जुड़े अधिकारियों को इस डेटा उल्लंघन अधिनियम के प्रति पहले ही सूचित किया जा चुका है। और आजकल आप देखिए काफ़ी ठगी हो रही, तो ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। डिजिटल क्रांति के लिए चाहिए शुल्क में कटौती। COAI ने कहा कि प्रत्यक्ष कर के साथ GST में भी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को मिले राहत। और आप देखते हैं कि एक और बात, आप लोगों को मालूम हो कि GST 2017 में आया था। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि संभव है। चालू वित्त वर्ष में इस मद में हुआ था 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। बुनियादी ढांचे पर खर्च से अर्थव्यवस्था में आती है तेजी। 1.67 लाख करोड़ रुपए घटा 5 कंपनियों का पूंजीकरण। 1 फरवरी से होंगे महंगे टाटा के यात्री वाहन। AI चिप संयंत्र बनाने पर विचार कर रही है सैम ऑल्टमैन। ChatGPT बनाने वाली कंपनी की बात हो रही है। 2023 में उच्च स्तर पर रही औद्योगिकी क्षेत्र की मांग। 2023 के दौरान वस्तु और सेवा निर्यात 765.6 अरब डॉलर रहा। भारत के मुख्य निर्यात गंतव्यों में अमेरिका से एक तरफ अमीरात, नीदरलैंड, बांग्लादेश, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल है। चालू वित्त वर्ष में बिजली खपत 8% बढ़ी। और 2028 तक भारत तेजी से बढ़ेगी आर्थिकी। ये 4% पर आ जाएगी चीन की विकास दर 2028 में। चीन की वृद्धि दर में 2027 से गिरावट शुरू होगी। और आप देखिए विकास दर लगातार करीब 6.3% के आसपास रहेगी भारत की। और 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए खूब उठापटक चल रही है। सऊदी अरब के जाय अवार्ड्स में अभिनेत्री आलिया सम्मानित हुई हैं। विश्व की भलाई के लिए भारत अमेरिका संबंध महत्वपूर्ण है, संधू कह रहे हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी के संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही हैं उसकी। फेडरर के बराबर पहुंचे नोवाक। 58वीं बार जोकोविक ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में अब फ्रेड से भिड़ेंगे। सवालेंका और गब भी अंतिम 8 में शामिल है। सानिया मिर्जा ने सौरभ तलाक की पुष्टि की। चलिए आप देखते हैं कि खबरें चलती रहती हैं। टेनिस स्टार है ना, मान सिंह ने स्वर्ण। मान सिंह रविवार को यहाँ एशियन मैराथन चैंपियनशिप में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। गुकेज ने बार्म रडेम को हराया। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने अपना शानदार प्रदर्शन रखते हुए रविवार को यहाँ टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में नीदरलैंड के मैक्स बार्मर डैम को हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की है। गूस की आंधी में उड़े वाइपर्स। 6 विकेट। अबू धाबी नाइट राइडर्स ने वाइपर्स को हराया। गूस ने खेली 95 रन की अविजित पारी। एक खिताब से चूके सात्विक चिराग। विश्व की दूसरी नंबर जोड़ी भारत की सात्विक साईराज और रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने को इंडिया ओपन के फाइनल में रविवार को दक्षिण कोरिया की जोड़ी कांगमिन ह्यूक और सियो जेओंग जेई के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रामलला। अब देखिए 7 वर्षीय बच्ची ने लगाई फांसी। मोबाइल के साथ दूसरे कमरे में खेल रही थी बच्ची, सुनती थी भजन। देखिए कहाँ किस ओर जा रहे हैं हम लोग। 7 साल की बच्ची ने आत्महत्या की, फांसी लगा ली। देखिए इसीलिए कह रहा हूं कि रुककर हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। या आप देखिए पर्वतारोहण के कारण चर्चा में रहने वाली केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अब की बार दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतह किया है। वह 22,600 फीट से अधिक ऊंची इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गए हैं। और चिली की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है ओजोस डेल सलाडो। यहाँ भी आप लोग देखेंगे
आपको महत्वपूर्ण खबरें भी मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। वैज्ञानिक क्लाउड टाम्बो ने ली प्लूटो की तस्वीर। वैज्ञानिक क्लाइड टाम्बो ने 1930 में आज ही प्लूटो ग्रह की तस्वीर ली थी। प्लूटो उस समय तक 20वीं सदी में खोजा गया पहला ग्रह था। क्लाइड टाम्बो ने एक 24 वर्ष की उम्र में लावेल वेधशाला में प्लूटो ग्रह की खोज की थी। 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को दी कानूनी मान्यता। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में आज ही गर्भपात को कानूनी मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से निकालते हुए इसे महिला की निजता का संवैधानिक अधिकार बताया। हालांकि 2022 में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया गया। अपने समय से आगे की फिल्मों के लिए जाने जाते थे विजय आनंद। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता विजय आनंद गोल्डी का जन्म 1934 में आज ही पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में ही फिल्म टैक्सी ड्राइवर की पटकथा का सहलेखन किया। 1957 में 9-2-11 फिल्म से निर्देशन में उतरे काला बाजार में पहली बार अपने बड़े भाइयों चेतन देव आनंद के साथ स्क्रीन साझा की। 1965 में गाइड फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। तीसरी मंजिल, जेल थीफ और जानी मेरा नाम जैसी कई फिल्में दी। 23 फरवरी 2004 को इनकी डेथ हो गई थी। टोक्यो में भालुओं के फर के विरोध में प्रदर्शन। भालुओं को बचाने के लिए आप देखिए लंदन में आप देख रहे हैं, ये आप देखिए गढ़वाल की घाटी क्षेत्र में कोहरा छाने के कारण तलाश रहे विज्ञानी। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और IITM पुणे के सहयोग से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी कर रहे हैं इस पर शोध। बैठकर काम करने वाले 30 मिनट जरूर करें व्यायाम। यह अनुसंधान कह रहा है गाटाचार जीन में गड़बड़ी से होता है दिल में छेद। VHU के विज्ञानियों ने खोजा जेनेटिक मार्कर। 2000 बच्चों पर शोध पूरा हुआ है। गर्भवती द्वारा अधिक एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से बच्चों में जन्मजात होती है बीमारी। वर्ष 2010 से 2023 तक मरीज VHU अस्पताल में हुए थे भर्ती। अलग अलग विभागों में उनका लंबे समय तक चला उपचार। जीनोम चिप से कर सकेंगे जीन में गड़बड़ी की पहचान। जंतु विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर भाग्यलक्ष्मी महापात्र ने बताया कि अगर बच्चों में जन्म से ही जीन में गड़बड़ी का पता चल जाता है तो उन्हें हृदय रोगी बनने से रोका जा सकता है। अधिक आयु के दौरान बच्चों में बीमारी का पता चल पा रहा है। समस्या के निदान के लिए जीनोम चिप विकसित करने जा रहे हैं। ऐसे में जन्म के तुरंत बाद शिशु की जांच अनिवार्य रूप से इसी चिप से की जाएगी ताकि उन्हें बीमार होने से बचाया जा सके, क्योंकि वक्त निकलने के बाद ऐसे बच्चों का इलाज बहुत मुश्किल होता है। इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। अगले चरण का अध्ययन शुरू किया गया। खबर ना पढ़ पाए कोई चुरा ली खबर की प्रतियां देख लीजिए। डेनवर की अमेरिका की घटना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। आज तो आप देखिए, आप भी राममय रहिए और राम के बारे में जितना पढ़ना हो पढ़िए। आप लोग आर्टिकल ही आर्टिकल दिए गए आज तो आपके लिए। एक मैंने ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या अहम विवाद रहा है, उस पर एक सामान्य जानकारी आपको दे दी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं और भगवान राम आपकी जरूर मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। बस आप लोग भी 100% दीजिए अपनी तैयारी में, अपने काम में। ठीक है, धन्यवाद।